अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा। पहली बात हमें ये सोचना है कि क्या इस मुल्क में आइन की बरतरी और बालादस्ती होनी है कि नहीं होनी। असल बात यह है, आप इलेक्शन कराओ, सारा मामला खत्म हो जाता है। आइन कहता है इलेक्शन नॉट लेटर देन अ डेट इन 90 डेज। ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। मुझे 1.5 महीना पहले मीडिया ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों शक है? कि जी वो फौज कहती है हम नफरी नहीं दे सकते, वो रेंजर वाला इंटीरियर मिनिस्टर कहता है हम रेंजर नहीं दे सकते, वो क्या फाइनेंस मिनिस्टर कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इस बेंच को नहीं मानते, और उसका भाई भी ये कहता है जो लंदन में बैठा हुआ है हम तो बेंच को नहीं मानते तो इसका फैसला कैसे मान सकते हैं। तो ये तो हुकूमत उस पे फैसले पे अमल ही नहीं करेगी। मैंने कहा, और ये मेरा मौक़िफ़ है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हतमी हो उस पे अमल दरामद खुद ही होगा। ये कोई करिश्मा है हमारी आइन का भी, हमारी आइनी सोच का भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया और वो फाइनल फैसला है 1 मार्च 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कराओ। वो फैसला, उसमें तरमीम थोड़ी सी हुई है 4 अप्रैल की फैसले से, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 मई तक इलेक्शन हो। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये बस ये सॉफ्ट पावर ऑफ द कोर्ट होती है, अदालत की सॉफ्ट पावर होती है, उसको बंदूकें तोपों की जरूरत नहीं है। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा, सब करवाएंगे। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या 3-4 लोग इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शंस ना हो और सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे किया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया, लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो कह दिया, अब जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूं उसको जब तलब करेगी अदालत, वो आएगा तो उससे पूछा जाएगा ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को। वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फ्रंट करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में, वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा और नेक्स्ट डे ही विल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मे बी टू टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी से हुआ, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। एंड वी स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. अगर ये डिफाइंस सुप्रीम कोर्ट की सिपा सालार और उसके इदारे की तरफ से भी होना शुरू हो जाती है, और इस वक्त ये बड़े मुतमईन है कि सिपा सालार हमारे साथ है, पर मैं कहता हूं अगर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का रहे, कोई दुनियावी ताकत नहीं है जो उसको डिफाई कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी ओबेड एंड वी हैव टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर एफर्ट ऑफ फोर्सिंग पीपल एंड द पावरफुल institutions to obey
the Supreme Court and the Chief Justice. जो इदारा है अदलिया का, इसमें बहुत बड़ी दरार पड़ गई है, और ये यहां तक दरार पड़ गई है कि उस इदारे का अब यकजा होके काम करना, अपने फराइज की अंजामदही करना भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे नामुमकिन हो गया लगता है। और अब ये आलम है कि आप बेंच की तश्कील देखकर और बता सकते हैं ये फैसला किस तरफ होगा। दो ग्रुप है, एक अलिफ एक बे। अब अलिफ के अगर एक बेंच पे 3 जज हो और बे ग्रुप के 2 हो तो आप बता सकते हैं कि फैसला क्या होगा। अगर अलिफ के 4 हो और बे के 3 हो तो आप बता सकते हैं फैसला क्या होगा। यहां तक ये मामला गिर चुका है। अब इसमें इसके साथ माशरती इंतशार भी है। माशरे में सियासी जमातें हैं तो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। माशरे में इदारे हैं तो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। और इस वक्त पार्लिमान और अदलिया के दरमियान एक तारीखी जंग शुरू हुई है। अदलिया एक कानून को की तशरीह करती है, दूसरे दिन पार्लिमान उसको तब्दील करने लेजिस्लेशन ले आती है। वो लेजिस्लेशन ले आती है, अदलिया उसको कि दूसरी तरह मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तशरीह कर देती है। और ये कैट एंड माउस खेल चल रहा है। इस तरह की जो दरारें हैं वो पाकिस्तान के माथे पर एक बुजुर्ग तरीन शख्स के चेहरे पर जिस तरह लकीरें पड़ जाती हैं, वो उस तरह का पाकिस्तान का आलम हुआ हर किसी हरकी के साथ। पॉलिटिकल सियासी अमूर को सियासत में रहना चाहिए, लेकिन ये जुडिशरी में भी दाखिल हो गए। जुडिशल अमूर को अदालतों में रहना चाहिए, लेकिन वो पार्लिमान में भी और इंतजामिया में भी दाखिल हो गए। और इसमें आप देखें कि जो हम जिस चीज को एहसास नहीं कर रहे कि हम कौन सी कौम है। हम वो कौम है जिसने अपनी इस 70 साल में इस तरह खाया पिया, नारे लगाए, हवाई फायरिंग करके, नुमाइशी हमने कंज्यूमरिज्म की। हम अब इतनी बड़े कर्जे में जकड़े हुए हैं कि अगली 4 नस्लें उनकी कमाई जो उन्होंने कमाना है वो हम खा चुके हैं, डकार भी नहीं मारा। वो कर्जे अदा करते रहेंगे। अगली 4 नस्लें वो जो कमाएंगे वो हमने जो लगा दिया, खा लिया, डकार मारे, पार्टियां की, दावतें की, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, हवाई फायर, वो जो कुछ हम हीरे जवाहरात हमने खरीदे, मर्सिडीज गाड़ियों में नहीं बैठे, उससे नीचे बात ही नहीं की। इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने से उनको हमें और कर्जे चढ़े।
ये कर्जे जिस हमारी नस्लों ने, मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने, मेरे पड़ पोतों ने जो देने हैं वो हम खा चुके हैं। चीन में, जब चीन एक भूखा गैर तरक्की याफ्ती मुल्क था, वो चाय मंगाते ही नहीं थे, वो व्हाइट टी पीते थे, कहते थे व्हाइट टी है। व्हाइट टी क्या है? उबला हुआ पानी बगैर पत्ती के, पत्ती नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उबले हुए चावल उनकी मेन डिश हो जाती थी। वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, नहीं उन्होंने इस तरह खाया कि वो चरखे भी खा रहे होते, वो तिक्के भी खा रहे होते, वो और नारे लगा रहे होते और खुश होते ही, सोचते ही ना कि किसके मुंह से निवाला निकाला जा रहा है। इस सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि हमारी बड़े बड़े इदारे एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हैं, तो हमें आज सोचना है। पहली बात मैं समझता हूं, जो मैं अर्ज करूंगा, मैं मुख्तसर मैं खत्म कर रहा हूं इसको। पहली बात हमें ये सोचना है कि क्या इस मुल्क में आइन की बरतरी और बालादस्ती होनी है कि नहीं होनी, यानी, और कोर इशू ये है कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं, क्या आइन का ये तकाजा है कि नहीं है। अब हुआ क्या है कि असल इशू ये है, जब भी आप इस पे सोचेंगे कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए कि नहीं, और इसको उलझा दिया गया है कि बेंच 7 मेंबर बेंच था, 5 मेंबर बेंच था, बेंच किसने अपॉइंट करना था, फुल कोर्ट बेंच क्यों ना हुआ, फुल कोर्ट लाते, फुल कोर्ट 15 का अगर चीफ जस्टिस बंदियाल बना भी देते तो दूसरे ग्रुप ने कहना था 2 बंदे इनसे निकालो, क्योंकि वरना उनकी मेजॉरिटी नहीं बनती। 15 में मेजॉरिटी बंदियाल साहब की रहती है। वो उन्होंने दूसरों ने कहना था ये एजाजुल हसन को और नकवी साहब को निकालो, और फिर अब 13 जब रह जाते, 13 में इनकी मेजॉरिटी हो जाती। अब 13 में जब उनकी मेजॉरिटी होती तो इस ग्रुप, पहले ग्रुप से ये आवाज उठती कि अगर एजाजुल हसन को और नकवी साहब को इसलिए निकाला गया है कि वो उन्होंने रेफरेंस कर दी थी और प्राइमा फेसी व्यू दे दिया था चीफ जस्टिस को लिख के कि इस पे सो मोटो करो, तो जिन जजेस ने, 4 जजेस ने अपनी हतमी ओपिनियन दे दी है, अतर में अल्लाह, मंदो खेल, मंसूर अली शाह और या अफरीदी, उनको निकालो। अब वो निकाल दो तो चीफ जस्टिस की बरतरी हो जाती है। अब ये कहाँ रुकना, ये डाइवर्जनरी है, ये बात डाइवर्जनरी है कि बेंच किसने बनाना है। भाई असल बात ये है, आप इलेक्शन कराओ, सारा मामला खत्म हो जाता है। आइन कहता है इलेक्शन नॉट लेटर देन अ डेट इन 90 डेज, ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। सो असल इशू ये है, उसको डाइवर्ट उससे करने के लिए, डाइवर्जन के लिए मुख्तलिफ इशूज उठाए गए हैं। अब इसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, ये मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, ये जरा इंपॉर्टेंट है। मुझे 1.5 महीना पहले मीडिया ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों शक है? कि जी वो फौज कहती है हम नफरी नहीं दे सकते, वो रेंजर वाला इंटीरियर मिनिस्टर कहता है हम रेंजर नहीं दे सकते, वो क्या फाइनेंस मिनिस्टर कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इस बेंच को नहीं मानते, और उसका भाई भी ये कहता है जो लंदन में बैठा हुआ है, हम तो बेंच को नहीं मानते तो इसका फैसला कैसे मान सकते हैं। तो ये तो हुकूमत उस पे फैसले पे अमल ही नहीं करेगी। मैंने कहा, और ये मेरा मौक़िफ़ है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हतमी हो उस पे अमल दरामद
खुद ही होगा। यह कोई करिश्मा है हमारी आइन का भी, हमारी आईनी सोच का भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया और वो फाइनल फैसला है 1 मार्च 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कराओ। वो फैसला, उसमें तरमीम थोड़ी सी हुई है 4 अप्रैल के फैसले से, कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 मई तक इलेक्शन हो। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये बस ये सॉफ्ट पावर ऑफ द कोर्ट होती है, अदालत की सॉफ्ट पावर होती है, उसको बंदूकें तोपों की जरूरत नहीं है। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा, सब करवाएंगे। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या 3-4 लोग इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शंस ना हो और सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे किया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया, लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो कह दिया, अब जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूं उसको जब तलब करेगी अदालत, वो आएगा तो उससे पूछा जाएगा, ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को। वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फ्रंट करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में, वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा और नेक्स्ट डे ही विल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मे बी टू टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी से हुआ, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। एंड वी स्टैंड with the Constitution, with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. अगर ये डिफाइंस सुप्रीम कोर्ट की सिपा सालार और उसके इदारे की तरफ से भी होना शुरू हो जाती है, और इस वक्त ये बड़े मुतमईन है कि सिपा सालार हमारे साथ है, पर मैं कहता हूं अगर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का रहे, कोई दुनियावी ताकत नहीं है जो उसको डिफाई कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी ओबेड एंड वी हैव टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर एफर्ट ऑफ forcing people and the powerful institutions to obey the Supreme Court and the Chief Justice. Thank you. बहुत शुक्रिया चाई साहब। मैं थोड़ा सा शब्बर रजा रिजवी साहब ने रिक्वेस्ट की है, हाँ जी, मैं उनको जरा जाना है, अगर आपकी इजाजत हो तो